चलिए खैर, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी रहती है कि एग्जाम कब है। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। प्राची, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आए, एक डिस्कशन पसंद आए तो। ठीक, ये जो पीडीएफ होगी आपको डेली की तरह मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न स्क्वाड। ठीक है, ऐप जो है जल्दी आएगी, बस आप इंतजार करते रहिए। मैं भी कर रही हूँ कुछ काम उस पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन क्या है? हाँ, फर्स्ट कॉपी बिक रही है बुक की। देखो, ये मार्केट है और यहाँ दुनिया भर तरह की चीजें चलती हैं। वो स्टिकर मैंने बताया था, अगर स्टिकर मिले बुक पे तो लो। अभी तो उसको अपडेट करना बाकी है, इसलिए मैंने उसको अपडेट नहीं किया बहुत टाइम से। उसमें बहुत चीजें जुड़ेंगी बुक में। खैर कोई बात नहीं, चलिए आते हैं, छोड़िए ये सब बातें, पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। चलिए 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 कितने आए? 13 आ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अपने आप को ऐसे सोचना, है ना। मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, मजाक कर रही हूँ। खैर चलो आते हैं एक बार। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज यानी विभेदी अनुदेशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड्स, मतलब आप छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं। या फिर बी ऑप्शन, डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, हर बच्चे के लिए कुछ अलग करना। 40 बच्चे हैं तो 40 चीजें अलग अलग करेंगे। या फिर सी ऑप्शन, डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक्टिविटी, मतलब बच्चों को आप मतलब ऑर्डरली वे में कुछ ना कराएं। या फिर यूजिंग ग्रुप्स दैट नेवर चेंज, एकदम फिक्स ग्रुप बना दिए, यही 4 बच्चे रहेंगे जीवन पर्यंत। बताइए एक बार, कहाँ इंतजार कराते हो यार? 3-4 मिनट में क्लास आपकी डेली स्टार्ट हो जाती है। अगर 9:30 लगाया तो 9:35 तक शुरू हो जाती है। इतना टाइम तो उसको करने में लग जाता है। बताइए एक बार, सपने में आएंगे। बहुत बढ़िया अंजलि सिंह। आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। नेक्स्ट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड, हर बच्चे के लिए आप अलग नहीं कर सकते। डूइंग समथिंग डिफरेंट की बात नहीं है, आपको कुछ अलग नहीं करके दिखाना, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके अपनाने हैं। यानी यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स। भाई ऐसा तो हो सकता है ना कि 4 तरीके के बच्चे हैं तो आप 4 ग्रुप्स में उनको विभाजित कर सकते हैं, या 4 तरह की नीड्स को आप टैकल कर सकते हैं। अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि जो स्लो लर्नर है उसको भी समझ आ जाए, जिसको जल्दी से आ जाता है उसके लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। मतलब इस तरीके की चीजें आपने मिलाई हुई हैं कि बच्चों के लिए उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने वाला प्लान आपके पास है। उसी को हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, और स्पेशल एजुकेशन में बहुत हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बात, तो ये एक सिंपल सी बात है। थैंक यू स्टडी विद पवन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन डैश फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी डैश, मतलब बच्चे तेजी से गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कुछ भी नहीं, मतलब खुद पढ़िए और जवाब दीजिए, मेंटोस खाएं और खुद जान जाएं। पहला ऑप्शन है फॉरगेट यूजफुल इन क्लासरूम, क्या चिल्ड्रन फॉरगेट फास्टर, या फिर रिकॉल फास्टर, या फिर मेमोराइज फास्टर, या फिर लर्न फास्टर? ये तो आप बिल्कुल सिंपल समझ जाएंगे देख करके ही। ना तो हम याद करने की, चलो इसको एक बार को आपको चेक करना पड़ सकता है, अदरवाइज रिकॉल, मेमोराइज, इन सबसे अच्छा क्या है? लर्न करना। और यूजफुल हो लर्निंग रियल लाइफ में, सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पेडागोजी का फंडा लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है आकाश सिंह, कहाँ से करूं? अगर कंप्लीट बैच देख रहे हो तो उधर करियर विल पर भी अवेलेबल है, चल रहा है बैच। इसके अलावा मैं तो यहाँ पर सारी थियोरीज पढ़ी हुई हैं और प्रैक्टिस में करा दूंगी पेपर आने से पहले, है ना। देखिए एक बार, चिल्ड्रन डैश फास्टर, फटाफट से आंसर करो। चिल्ड्रन लर्न फास्टर when they are involved in the activities that seem to be useful in real life, बच्चे तेजी से सीखते हैं। अधिगम लिख लीजिएगा यहाँ, बच्चे तेजी से अधिगम करते हैं, उनकी स्पीड तेज हो जाती है यदि आप लर्निंग को आउटसाइड लाइफ या रियल लाइफ से कनेक्ट कर दें। तो डी ऑप्शन एनसीएफ भी यही कहता है। भूलते नहीं है वो जल्दी, जो लर्निंग क्लासरूम में यूजफुल होगी उसको भूलेंगे कैसे? जो रियल लाइफ से अगर आपकी जिंदगी से कोई चीज कनेक्ट करके एग्जाम्पल दिया जाए, आप भूल नहीं सकते हैं, है ना। मेरे एग्जाम्पल्स तो वैसे भी नहीं भूले जाते आप लोगों से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, सोशलाइजेशन, इसको कहते हैं नार्सिसिज्म की पराकाष्ठा, ऐसे अपनी तारीफ स्वयं कर लेना, है ना। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, जो सामाजिकरण है उसमें एक चीज इंक्लूड होती है, यानी संस्कृति का ट्रांसमिशन, यानी संस्कृति संचरण। संस्कृति जो आपकी चली आ रही है वो आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर होगी। और
दूसरी चीज क्या है, एंड discourages rebellion, development of individual personality, fits children into labels या फिर provides emotional support। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाँ ले लूंगी मनीषा जी, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है मुंबई के बारे में, हम बता रहे हैं ऊपर दिल्ली के बारे में, कोई मतलब नहीं बनेगा ना। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो आपको उसके अनुसार जवाब देना होता है हमेशा। आप कह रहे हैं बी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बिल्कुल सही बात है। सोशलाइजेशन क्या है, सामाजिकरण एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल क्या होता है मसरूर, डेवलप होता है, समाज के नियम कायदे तौर तरीके कायदे कानून सब सीखता है, हमारी जो संस्कृति चली आ रही है उसको ट्रांसमिट करता है और उसकी पर्सनैलिटी का एक डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ सिंपल और सही आंसर है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि रिबेलियन को डिस्करेज करेगा। लेबल करना तो हमारा किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं होता पूरी पेडागोजी में कि फर्स्ट आ गया ये बेकार है, ये अच्छा है, ये स्लो है, ये गिफ्टेड है, ये लेबलिंग करना हमारा काम नहीं होता। ठीक, और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता आपका डी ऑप्शन। जरूरी नहीं है हर ऑप्शन में लॉजिक लगे, बट ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके साथ हो जाएगा कि नहीं। ठीक, करा दूंगी वंदना जी पैसेज। Two students read the same passage yet construct entirely different interpretations of its meaning. Which of the following is true about them? दो बच्चे हैं, सेम पैसेज को रीड करते हैं, जैसे आप भी ना सीरेट में जाकर के पैसेज रीड करते हैं, दो लोग हैं सेम पैसेज रीड करते हैं बट दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग है, दोनों की समझ अलग है उस चीज को। जैसे दो लोग सेम गाना सुनते हैं, सेम शायरी सुनते हैं, सेम कोई एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई एक पोयम पढ़ते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि अच्छा आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ आपके अनुसार, तो आपकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी, आपका परसेप्शन उसको लेकर के अलग बनेगा। रीजन क्या है? तो पहला है इट इज नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज, मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका सेम आना चाहिए, या फिर इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, या फिर इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज, या फिर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। लर्निंग हमेशा मीनिंग मेकिंग होती है, अर्थ निर्माण होता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है। बिल्कुल सही बात है हैप्पी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसका कारण, यानी इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि दो लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करें सेम चीज को। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज। अलग अलग जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं आपके अधिगम के तरीके को, ये एक सिंपल बात है, और कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो इंटरप्ले है, एक जटिल अंतःक्रिया है, वो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो सी ऑप्शन यहाँ सिंपल है। ठीक, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। देखो एमसीक्यू हो, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां पर दो लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो वहां गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जहां सब्जेक्टिव चीज हो, सब्जेक्टिव प्रश्न क्या होगा, मतलब नहीं इंटरव्यू नहीं होता D2+ पीआरटी में कृष्णा जी, कोई इंटरव्यू नहीं है, वो एकमात्र मुझे लगता है एग्जाम है जिसमें आप डायरेक्ट पेपर दीजिए और नौकरी पाइए, वो भी दिल्ली में। देखिए एक बार, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। क्या है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? एक्टिव और सोशल है, पैसिव और सिंपल है, पैसिव और सोशल है, एक्टिव और सिंपल है? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। थैंक यू कृति, आंसर कीजिए एक बार, क्या होगा इसका आंसर? भाई एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट है एनसीएफ जिसको एनसीईआरटी ने बनाया, और ये 4th डॉक्यूमेंट है। अगर हम बात करें 1975 में आया, फिर 1988, देन ईयर 2000 एंड ईयर 2005, अभी तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, 2005 वाले को ही। तो इसके अनुसार जो लर्निंग है, अधिगम है, वो एक्टिव होना चाहिए और एक सामाजिक गतिविधि है। एजुकेशन फॉर लाइफ की बात कर रहे हैं हम, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो भी बात करता है कि भैया आप रियल लाइफ के लिए सिखाइए, समाज में कुछ फायदा हो वो चीज आप सीखें, तो सक्रिय और सामाजिक है। अगर आप लर्निंग के प्रभात, अगर आप लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, तो लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जीवन पर्यंत चलेगी, लाइफ लॉन्ग है, ग्रेजुअल है। ऐसा नहीं है एक दिन में आप सब भर लें और फिर आप कहें कि चलो कल पेपर देके आते हैं, ये धीरे धीरे होगी, आप 6 महीने से पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी केवीएस के लिए। ठीक, तो ये ग्रेजुअल है। और क्या है, ये इसका नेचर कैसा है, सोशल है ना, समाज से जुड़ा हुआ है, और एक्टिव तो होना ही चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये एक सिंपल सी बात हुई।
इसके साथ एक और वर्ड यूज कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है एनसीएफ 2005, और एक्टिव हो लर्निंग, इसके साथ क्या हो, मीनिंगफुल हो, अर्थ निर्माण हो, कुछ मीनिंगफुल आप सीख पाए, कुछ लाइफ से जोड़ पाए आप रियल। ठीक, जहां मीनिंगफुल आ जाए, जहां ये एक्टिव आ जाए, सोशल आ जाए, कोऑपरेशन आ जाए, और एक दूसरे की कोई और सहायता की बात आ जाए, मतलब सिंपल है कि आपके एवज में है आंसर। ठीक है, आप उस आंसर की तरफ जा सकते हैं जब तक नॉट ना लगा हो। Knowing the naive conceptions that students bring to the classroom, अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एक नंबर का आता है। naive conceptions कह सकते हैं, यानी सहज अवधारणाएं कह सकते हैं, गलत अवधारणाएं कह सकते हैं, या फिर सूर्य प्रकाश जी इसको और क्या कह सकते हैं, इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह सकते हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे सीटेट का तो एक टॉपिक आपको ये लिखा हुआ मिलेगा जिसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस कह देते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं। ठीक है बात, तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो नाइव कॉन्सेप्शंस बच्चे लेकर के आते हैं, कुछ ऐसी सहज ज्ञान है जो गलत होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स गलत होते हैं, स्पेशली साइंस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि बच्चे क्या है, कुछ ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हैं जो उन्हें मिसकॉन्सेप्शन है, लेकिन हम उसको मिसकॉन्सेप्शन ना कह के, गलत ज्ञान ना कह के, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन उसको ठीक कराना हमारा काम है एक तरीके से। तो ये जो नाइव कॉन्सेप्शंस हैं, इनके बारे में जब आपको पता हो कि हाँ इनको भी लेके आएंगे बच्चे, कुछ गलत अवधारणाएं भी लाएंगे, तो इससे टीचर को किस चीज में मदद मिलेगी। पहला ऑप्शन है पुल्स डाउन द टीचर्स मॉरल सिंस इट इंक्रीजेस हिज वर्क, काम मिल गया काम, और टीचर खुश हो जाएगा ये देख करके। या फिर डज नॉट सर्व एनी पर्पज ऑफ द टीचर, कोई पर्पज नहीं सर्व होगा इससे। देखो हमेशा याद रखना, बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ पर्पज देगी, आपको कुछ ना कुछ मदद देगी, अगर आप सच में उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर है हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, टीचर को मदद करेगी ताकि वो अपने टीचिंग या लेसन प्लान को और बेहतर तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से प्लान कर सके। या फिर हैम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग, ऐसा नहीं होता, क्लासरूम की कोई भी प्रॉब्लम सीखने का मौका देती है एक टीचर को, तो हैम्पर नहीं करेगी। ठीक है, विक्रम जी अभी कुछ नहीं कह सकते, चांसेस तो हैं। आंसर होगा हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, शिक्षक को अधिक सार्थक अधिगम प्लान करने में मदद देगी। ठीक है, मसरूर जी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ले लीजिए, और अगर केवीएस की कर रहे हैं तब भी ले लीजिए, नुकसान नहीं है, क्योंकि अपडेट होने में टाइम लगेगा बुक में, अभी मैंने काम भी शुरू नहीं किया है। ठीक, तो सी होगा इसका सही आंसर, हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। अगर आपको पता हो कि बच्चे कुछ गलत अवधारणाएं लेकर के क्लास में आ सकते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल्स अपने अच्छे तैयार करेंगे, आप उस तरफ भी ज्यादा ध्यान देंगे कि किसी को कोई मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं है, मतलब आप प्लानिंग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, मीनिंगफुल प्लानिंग कर सकते हैं। तो टीचर के लिए हर चीज काम की है, चाहे वो बच्चे की गलतियां करना हो, चाहे वो उसकी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको यूज करना है। वो बोलते हैं ना, वो सचिन तेंदुलकर का आई थिंक एक लाइन है कि लोगों ने पत्थर फेंके और मैंने उसको वो बना लिया, एक जो भी बिल्डिंग या जैसे जो भी है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद। तो आपको यूज करना है स्टोन्स को, ठीक है, एम्पायर बिल्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इसी से रिलेटेड, देखिए एक बार ध्यान से, नाइव थियरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन, इस बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब जो बच्चे नाइव थियरीज बना लेते हैं, ऐसी सहज ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, सहज इंफॉर्मेशन क्या कहेंगे, सूचनाएं इकट्ठा कर लेते हैं, सहजानुभूत सिद्धांत जो वो अपने बना करके आते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, या इनको आप क्या करेंगे इनके साथ, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रेपिटेटिव मेमोराइजेशन, मतलब बार बार याद करने के द्वारा इनको बदल देना चाहिए, बार बार याद करा दो सही चीज, गलत भूल जाएंगे। या फिर शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, मतलब कि प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके इन सिद्धांतों को बदला जा सकता है। या फिर सी ऑप्शन शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा बिल्कुल इग्नोर कर देंगे आप, इन पे कोई ध्यान नहीं देंगे। या फिर डी ऑप्शन शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, पनिशमेंट जो है वो आपके हाथ की बात रही नहीं है, तो भूल के भी सोचिएगा मत। ठीक, शुड बी आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो बैन करता है, ठीक है, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ है। एनसीएफ पे वीडियो बनाया हुआ है, सर्च करके एक बार देखिए, है ना, रिवीजन में मैं फिर से बता दूंगी। शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, इग्नोर करेंगे तो ठीक कैसे होगा, ठीक, तो बात क्या होनी चाहिए, सिर्फ याद करा के रट्टा लगवा करके कुछ भी चेंज कराने का अर्थ नहीं होता। क्या करेंगे आप, इंटरेक्शन करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्लास में। शुड बी चैलेंज्ड
बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स। आप कुछ साइंटिफिक डेटा बच्चे को दिखा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, कोई एक डिस्कशन रख सकते हैं कि ये नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसे नहीं कि बस मान लो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन को सही मानेंगे, आप चैलेंज करेंगे, डिस्कशंस कराएंगे क्लास में, पहले तो एक्सेप्ट करेंगे कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बच्चे लेकर के आ सकते हैं, ये एक नॉर्मल बात है, बट आपको एक्सप्लेन कराना है, या तो डिस्कशन कराना है, या सही जो एक एविडेंस है, या अगर कोई प्रमाण है, कोई थीसिस है, कोई बुक में कुछ है, तो वो दिखा सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, जिससे उनकी जो ये थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एक नाइव कॉन्सेप्शन क्या हो सकता है, भाई हम जब बचपन में छोटे थे तो हमें लगता था जब ट्रेन चल रही है तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या हुआ, साइंस का कॉन्सेप्ट हुआ, अब हमें ये ठीक कराया जाएगा, तो स्कूल में इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक, तो ये ठीक हो जाएगा। तो नाइव कॉन्सेप्शन बच्चे का एक दूसरा वैकल्पिक धारणा बना लेता है बच्चा, या तो किसी से सुन के, या फिर कुछ भी, है ना। स्टार्स की अपनी लाइट नहीं होती, बट हम मानते हैं कि वो चमकते हैं, तो इस तरीके की चीजें क्या है, ये नाइव कॉन्सेप्शंस हैं। ठीक है, श्रेय मोई घोष, आगे बढ़े। मीनिंगफुल लर्निंग इज, मीनिंगफुल लर्निंग बहुत फेवरेट है, सीटेट पेपर उठा लीजिए आप, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जहां घुमा फिरा के मीनिंगफुल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, अर्थ निर्माण जिसको हम कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कह रहे हैं, एक्टिविटी करके सीखना हम कह रहे हैं, ठीक, तो अर्थपूर्ण अधिगम या सार्थक अधिगम की बात करें अगर, तो कौन सी बात सही है। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन दी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखो, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मतलब उद्दीपक और प्रतिक्रिया को हम जोड़ते हैं बिहेवियरिज्म में, और पूरा पेपर बिहेवियरिज्म के खिलाफ है, ठीक है। दूसरा है इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स, नकल करना, नकल करके अर्थपूर्ण निर्माण हुआ है क्या आज तक, नहीं। फिर है पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, जस्ट रिसीव कर लेना पैसिव होकर के, रोबोट बन करके, यानी रोट लर्निंग हो गई, रट्टाफिकेशन। फिर है एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मजा आ गया, देख लो, बात हुई थी ना हमारी, मेरी और आपकी अभी, कि मीनिंगफुल लर्निंग जहां होगी, यानी एक्टिविटी करके सीखना, बच्चा कुछ एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, ठीक है, कुछ एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, सिंपल है बात, अर्थपूर्ण निर्माण कर रहा होगा। और हमारा फोकस यही है कि बच्चा जो सीखे वो मीनिंगफुल हो, उसका कुछ अर्थ हो। तो एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी उसने अनुभव लिया है, बच्चा अनुभव करके सीखे, एक्टिविटी करके सीखे, कुछ भी एक्सप्लोर करके सीखे, एक्सपीरियंस करके सीखे, ठीक। तो एक्टिव क्रिएशन जब बच्चा करेगा, जब आप खुद सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, तो वो चीज सार्थक होती है, वो मीनिंगफुल होती है, वो लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में रहती है। तो डी ऑप्शन, और यही हमारा मेन मुद्दा है, सिर्फ एसोसिएट करके रट्टा नहीं लगवाना, इमिटेशन कराना, या फिर पैसिव बना देना बच्चे को, ये काम नहीं है। बच्चा क्या है, एक्टिव है, और एनसीएफ कहता है कि टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, कोई भरने वाला नहीं है बच्चे के दिमाग में कुछ, वो जस्ट फैसिलिटेट करेगा लर्निंग को, ठीक, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following is not one of the primary tasks of a teacher for effective student learning। मतलब इनमें से कौन सा एक टास्क जो है वो प्राइमरी टास्क नहीं है, एक अच्छे लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए या अच्छी लर्निंग के लिए मुख्य टास्क किसको आप नहीं कहेंगे, मतलब कौन सा एक सूटेबल नहीं है अगर आप अच्छा अधिगम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से सीखें, बताइए एक बार। करा देंगे अनुराधा एग्जाम से पहले, एमपी टेट स्पेशल करा देंगे, अभी सीटेट से निपट लें थोड़ा। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू दी स्टूडेंट्स इन अ डिडैक्टिक मैनर, यानी निगमनात्मक तरीके से सूचनाएं प्रदान करना, या फिर बी ऑप्शन नोइंग द कॉन्सेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लास, उन कॉन्सेप्ट्स को जानना जो बच्चे क्लासरूम में लेकर के आते हैं। रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, मतलब बच्चे जो हैं वो हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग या हॉट्स जो होते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो। ये तो हमारा एक तरीके से उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे लेवल पे फंक्शन करना शुरू करे। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट। आंसर कीजिए। देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा एक प्राइमरी टास्क नहीं है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग क्या होता है शिल्पा यादव? इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग वो होता है जहां आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हो, बच्चे अच्छे से सीख रहे हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही हो, अर्थपूर्ण अधिगम रियल लाइफ से जोड़ करके, एक्सपीरियंस करके, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता हो बच्चा, जो बात प्याजे भी कहते हैं। तो सही कौन सी बात नहीं है? नॉट लिखा है, नॉट लीस्ट एक्सेप्ट, कान खड़े और तब आंसर करेंगे ध्यान से, ठीक।
तो नॉट का मतलब है कौन सी एक बात सही नहीं है। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू दी स्टूडेंट्स इन अ डिडक्टिक मैनर। बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं, कंफ्यूजन कोई नहीं होगी मिनी मोनिका, अभी डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम बात करें तो कभी भी हमारा मेन मकसद ये नहीं होता कि उगल दो इन्फॉर्मेशन और भर दो बच्चे में। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब आपने ट्रांसमिट कर दी है ना, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, आपने वो जो दवा थी उसमें वो भर दी बच्चे में, वो काम नहीं है आपका एज अ टीचर। ठीक, तो डिडक्टिक मैनर, और डिडक्टिक मैनर आपको पता ही है क्या होगा, पहले आप रूल बता दें, बच्चा मतलब डेफिनेशन को रट लिया, फिर उसके बाद एग्जांपल बता दिए, कहानी खत्म। बच्चे ने एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नहीं की ना इसमें चीजें, तो प्रॉब्लम कहाँ है? देखो बच्चों की कॉन्सेप्ट्स को जानना अच्छी बात है, उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करना अच्छी बात है, बच्चे अपनी लर्निंग को मॉनिटर कर सके, यानी वो सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सीख पा रहे हैं कुछ खुद से, तो ये तीनों बातें ठीक हैं। बट सिर्फ इंफॉर्मेशन को रोट मेमोराइजेशन के थ्रू या सिर्फ डिडक्टिक मैनर में कि डेफिनेशन बताई और याद कर लिया एग्जांपल, वो हमारा मकसद नहीं होता। पहली बात तो छोटे बच्चों के लिए हम इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं, थोड़े से बड़े लेवल पर या मैथ्स और ग्रामर में डिडक्टिव यानी निगमनात्मक विधि का भी यूज कर लिया जाता है, और दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिडक्टिव तरीके से भर देना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अब इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडक्टिव आप जानते हैं आगमन, और डिडक्टिव आप जानते हैं निगमन। ठीक, छोटी क्लास में आप इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी आगमन विधि का। आगमन में क्या होगा, पहले आप एग्जाम्पल देते हैं। भाई इतने सारे आपने एग्जाम्पल दे दिए, देखो ये हैन है, ये चिकन है, ये मैन है, ये विमेन है, ये टाइग्रेस है, ये फलाना है, ढिमकाना है, ठीक, ये ताजमहल है, ये पेठे की मिठाई है ना, तो ये आगरा है। ठीक, तो क्या है ये? फिर आपने बाद में बताया ये जो मैंने तुम्हें नाम बताए हैं, ताजमहल, आगरा, पुष्पा, चमेली, जो भी नाम बताया है, तेनालीराम, ठीक, ये सब क्या है, इनको नाउन कहते हैं। ठीक, बाद में डेफिनेशन दी एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल के बाद जब आप डेफिनेशन दे रहे हैं, दैट मीन्स आप इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आपने पहले डेफिनेशन पकड़ा दी कि नाउन क्या है, अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन या इज नोन एज नाउन, और उसके बाद आप एग्जाम्पल दे रहे हैं नाउन का, तो ये डिडक्टिव है। पहले आप मैथ्स में फॉर्मूला बता देते हैं, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल्स या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं, दैट मीन्स डिडक्टिव मेथड को फॉलो कर रहे हैं। इंडक्टिव में पहले नोन टू अननोन जाया जाता है, वो चीजें जो बच्चा जानता है इन सबको वो जानता होगा, उसके बाद आपने उसे डेफिनेशन बताई कि ये सारी चीजें नाउन या संज्ञा कहलाती हैं, क्योंकि ये किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम है। तो जब आप बाद में डेफिनेशन बताते हैं, अब थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, नोन टू अननोन कहेंगे इसको। नोन टू अननोन क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल्स जो बच्चा जानता है उससे आप रूल की तरफ जा रहे हैं, यानी स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। स्पेसिफिक होता है एग्जांपल हमेशा, और रूल हमेशा जनरल होता है, यानी कि सामान्य होगा। क्लियर हो गई बात? और ये जो आपका डिडक्टिव है, ये जनरल टू स्पेसिफिक है, जनरल टू स्पेसिफिक है। रूल हमेशा सामान्य होगा, सभी के लिए एक जैसा होगा, एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट जाते हैं। ठीक, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात गलत है। बहुत बढ़िया पूजा चंद्रा जी, बताइए कौन सी बात गलत है विकास के सिद्धांतों के बारे में। एक क्वेश्चन विकास के सिद्धांत पर मिनिमम आता है, 2 से 3 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। सिंपल बात बताइए एक बार। थैंक यू कायरा। इतना खतरनाक नाम बहरा जी, आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन को, क्या रखा है नाम में? शेक्सपियर ने कहा। कमेंट पढ़ लिया समीर आपका, आंसर कर दीजिए थोड़ा। इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है डेवलपमेंट के सिद्धांत, विकास के प्रिंसिपल्स के बारे में? ये मैं इस बार भी करा चुकी हूँ उसको नए तरीके से भी, स्मार्ट बोर्ड पे भी, ना देखा वो सेशन देख लीजिएगा, है ना। वो इतने सारे सिद्धांत नहीं है डेवलपमेंट का, जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, इसके अलावा जो आपका पूरा कितने सारे तो सिद्धांत हैं आपके। डायरेक्शन का प्रिंसिपल है जिसमें सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल है। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी डी डी, जितने भी लोग डी दे रहे हैं वो सही है। क्यों सही है देखते हैं एक बार। पहले 3 ऑप्शंस को देखेंगे। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मैच्योर नहीं है किसी चीज के लिए तो क्या होगा, नहीं सीख पाएंगे। और वाइगोस्की कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है
है ना? मतलब अगर कुछ सीख रहे हैं आप तो आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये बात तो ठीक है डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल सच्ची बात है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फिर है एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग चिल्ड्रन। हर बच्चा स्टेजेस के थ्रू जाता है। पहले इन्फेंसी आएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड है, फिर लेटर चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, फिर एडल्टहुड है, फिर ओल्ड एज है। मतलब स्टेजेस को तो आप स्किप नहीं कर सकते, हर एक बच्चा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हो सकता है एक बच्चा 9 महीने में खड़ा होना चलना शुरू कर दे, दूसरे को टाइम लग जाए। तो ये बात भी सही है, बस एक बात गलत है कि डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली का मतलब है आप बिल्कुल सटीक तरीके से डेवलपमेंट को माप सकते हो, पॉसिबल नहीं है। कुछ एस्पेक्ट आप माप सकते हो जो ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव ज्यादा है, बोथ भी आप कह सकते हो, लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक नहीं कह सकते, गुणात्मक भी है ये। ठीक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस दोनों आते हैं इसमें, संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक परिवर्तन दोनों आएंगे।